ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और हम चर्चा कर रहे हैं राजनीति में अपराधीकरण की, क्योंकि आज ये चर्चा करनी बेहद जरूरी भी है, क्योंकि लंबे समय से ये मांग उठती रही है कि राजनीति में अपराधियों को शरण देना बंद होना चाहिए। आपराधिक छवि वाले जो नेता हैं उनको चुनाव लड़ाना बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कई बार बोल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला, जैसा कि अभी हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक जी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी एक उदाहरण दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी अपराधी हैं वो टीवी पर आएंगे, अपने आपराधिक रिकॉर्डों के बारे में बताएंगे। तो उन्होंने समय चुना 1 बजे 1:30 बजे रात को, जब जनता सो जाती है, और ये तरीका भी इन्हीं राजनीतिक दलों ने निकाला। तो जाहिर सी बात है, जब बात इन राजनीतिक दलों पर आती है तो सब एक हो जाते हैं, भले ही पूरे साल देश के किसी भी मुद्दे पर जो अच्छा है देश के लिए उसमें एक हो या ना हो, लेकिन जब बात इन राजनीतिक दलों पर आती है तो ये सब एक हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ देखने को आए दिन हमें मिलता रहता है, फिर वो देश का कोई सा भी राज्य हो। और आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, ऐसा विकास शायद उत्तर प्रदेश की जनता ने सोचा भी नहीं होगा। हमारे साथ में इस समय मनीष श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश लखनऊ से लगातार जुड़े हुए हैं। रमेश पुरोहित राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील सुशीला शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो से लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से इतनी देर से आप पूरी चर्चा को सुन रहे थे, तो सबसे पहले तो हम आपसे विकास दुबे मामले पर अपडेट हम जानना चाहेंगे, अभी तक की क्या अपडेट है, और फिर आपसे हम जानना चाहेंगे राजनीति में अपराधीकरण जरूरी क्यों है। मनीष। मनीष, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है मनीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रमेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। यही सवाल मेरा आपसे है, राजनीति में अपराधीकरण की आखिर जरूरत क्या है? जिस प्रकार से अरविंद जी हमारे साथ में लगातार बने हुए थे, सुनील जी ने भी बताया कि अपराधियों को भी कहीं ना कहीं जरूरत होती है कि उनके जो तमाम जो केस चलते रहते हैं उनमें उन्हें राहत चाहिए होती है, उन्हें कानून के शिकंजे से बचना होता है। इसीलिए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक हस्ती का वरद हस्त अपने ऊपर चाहते हैं। और यही हाल कुछ राजनीतिक दलों का भी है। कुछ क्या, लगभग देश में ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जो इन अपराधियों को शरण देते हैं, आपराधिक छवि वाले नेताओं को चुनाव लड़ाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनकी पार्टी के लिए किसी न किसी रूप में लाभदायक सिद्ध होते हैं। रमेश जी। रमेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुनील जी, आपके पास मैं सीधा आना चाहूंगा, क्योंकि इस समय लग रहा है किसी तकनीकी खामी की वजह से रमेश जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से अपराधी राजनीति में लगातार आते जा रहे हैं, आपराधिक छवि वाले नेता राजनीति में आते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा देखा भी गया है कि कई राजनीतिक हस्तियां अपने कुछ छोटे मोटे काम कराने के लिए जनता को या तो दबाने के लिए, धमकाने के लिए, या उन्हें अपने फेवर में लाने के लिए, रैलियों में लाने के लिए इन आपराधिक छवि वाले लोगों का सहारा लेते हैं। और ये बात किसी से छुपी हुई भी नहीं है, भले ये राजनीतिक दल इसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे, लेकिन ये जो सच्चाई है ये सबको पता है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दोष तो हम जनता पर भी डाल सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद जी हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने कहा कि जो आपराधिक छवि वाले लोग होते हैं वो जाति विशेष को लेकर अपने आप को रॉबिन हुड जैसा वो प्रतीत करवाते हैं कि हम ही आपके सारे काम करवाएंगे। और ऐसा वो करवाते भी हैं, क्योंकि राजनीति में, पुलिस प्रशासन में उनकी पैठ होती है। तो क्या आपको लगता है कि ठीक है, विकास दुबे का मामला भी चल रहा है, दबिश दी जा रही है, उसको पकड़ने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि राजनीति में से अपराधीकरण कभी गायब भी हो पाएगा? सुनील जी। उमंग, जनता को दोष देना मैं नहीं समझता यहाँ पर ठीक रहेगा, क्योंकि जिस अपराधी से पुलिस वाले जिसके सामने नतमस्तक हैं, आपके क्षेत्र के विधायक जिसके सामने नतमस्तक हैं, आपके मंत्री जिनके सामने नतमस्तक हैं, उनको जनता क्या बिगाड़ सकती है? एक आम आदमी उसका क्या बिगाड़ सकता है? उन पर खौफ, उन पर एक दबदबा बना रहे, इसीलिए तो इनको शरण दी जाती है राजनीति में। दूसरी तरफ अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में भी आम जनता का, अगर एक आदमी जेल में बंद है तो वो वोट नहीं दे सकता, परंतु अगर कोई अपराधी है और वो जेल में बंद है, उस पर फैसला सुनाया जाना बाकी है, वो एक जगह नहीं 2-2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। तो दोनों के अंदर बिल्कुल इतना विरोधाभास है। हमारा सिस्टम है, हमारे सिस्टम ने कुछ इस तरह की चीजें की हुई है जिसके कारण आम जनता चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना उसे कुछ बोल सकती है। रही बात उनको रॉबिन हुड मानने की, तो जैसे ही अपराधी थोड़े से बड़े हो जाते हैं, पैसा कमा लेते हैं,
उन पर जब राजनीति का वरद हस्त आ जाता है, उन पर जब किसी न किसी कोई ना कोई उसका गॉडफादर बन जाता है, तो उसके बाद वे समाज सुधार के कामों में लग जाते हैं। वे अपने जाति विशेष के समाजों में पैसा देने लगते हैं, दान देने लगते हैं। वहाँ पर जब वो जाते हैं तो उन्हें माला भी पहनाई जाती है, उनका स्वागत भी किया जाता है, क्योंकि उन्होंने किसी भी कार्यक्रम के लिए दान दिया है, उन्हें कुछ अनुदान दिया है, कुछ मदद की है। वहाँ पर वो धीरे धीरे समाज सुधारक बन जाते हैं। समाज सुधारक बनने के बाद में राजनीति में चले जाते हैं, उनके वोट बैंक उनका एक अपने आप बन जाता है, और उसके बाद वो फिर से नेता बन जाते हैं। और नेता बनने के बाद में उनका जो आपराधिक छवि थी वो खत्म हो जाती है, और वो एक जन नेता के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में आते हैं। परंतु उनका जो अंदर, जो मन में जो उनके अपराधी था, वो अपराधी कभी खत्म नहीं होता। देखिए सर, अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई कुटुंब नहीं होता, अपराधी की कोई कौम नहीं होती, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। रही बात जनता की, तो जनता जब उसे तो विकास चाहिए, जनता को सिर्फ अपने काम चाहिए, जनता को ये चाहिए कि कोई ना कोई उसका काम करे। वो जिसे भी, उसे मालूम है कि राजनीति में भी वही लोग बैठे हैं जो यहाँ से निकल के गए, ये पहला चरण है, वो दूसरा चरण है, और मंत्री जब बन जाएंगे तो तीसरा चरण है। उसे तो हर हाल में उन लोगों को अपना आका समझना है, उसे तो हर हाल में उनका गुणगान करना है। हाँ, एक गलती जरूर है जनता की कि वो चुनाव में वोट देते समय पर अगर सभी लोग बाहर निकलें, समय पर बाहर निकलें, पूरा मतदान अपना तरीके से सोच समझ के करें, तो शायद इस अपराधीकरण पर रोक लग सकती है। यहाँ ये गलती मैं जनता की जरूर मानता हूँ, इसके अलावा जनता की गलती मैं कहीं पर भी नहीं मानता हूँ। बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा, और बार बार तमाम सरकारें और चुनाव आयोग ये मुहिम भी चलाता है। वोटिंग की जहां तक आपने बात करी कि पूरे 100% अगर वोटिंग हो, सोच समझ कर अगर वोटिंग हो, बिना किसी के दबाव में वोटिंग हो, तो हम सोच सकते हैं कि शायद राजनीति में से अपराधीकरण खत्म हो। लेकिन खैर फिलहाल ऐसा नहीं है, तो इस बारे में सोचना शायद हमारी भी भूल हो सकती है, क्योंकि इन अपराधियों की पैठ या फिर अपराध की पैठ राजनीति में इस कदर हो चुकी है कि बहुत जल्दी से इसका खत्म होना इस समय तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। खैर, उत्तर प्रदेश से मनीष श्रीवास्तव, मनीष मिश्रा हमारे साथ फोनों पे जुड़ चुके हैं, फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। मनीष श्रीवास्तव, आपके पास पहले आना चाहूंगा, पहले अपडेट जानना चाहूंगा अभी तक की विकास दुबे के मामले पर क्या कुछ रही है, और फिर राजनीति में अपराधीकरण के बारे में आपकी क्या कुछ राय है। मनीष। देखिए, उमंग, राजनीति में अगर हम अपराधीकरण की बात करें तो थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। अभी तो आप विकास दुबे को देख रहे हैं, विकास दुबे के संबंधों को देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाइए कि राजनीति में अपराधीकरण की शुरुआत कहाँ से होती है। दरअसल 70 से 80 का दशक था जब राजनीति में अपराधीकरण हावी होना शुरू हुआ था, और अपराधियों की मदद साफ तौर पे राजनेता ले रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जब 90 का दशक आया तो 90 के दशक में अपराधियों को ये लगने लगा कि जब हम राजनेताओं को चुनाव जितवा सकते हैं तो हम खुद भी राजनेता बन सकते हैं, और उन्होंने राजनीति में अपनी एंट्री शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच में जब धीरे धीरे लगातार प्रतिशत बढ़ने लगा तो चुनावी सुधार को लेकर के देश में तमाम तरह की बातें हुई, तमाम तरह की कमेटियां बनी, तकरीबन आधा दर्जन समितियां बनी हैं चुनाव सुधार को लेकर के। इसमें सबसे अहम समिति एक ऐसी समिति है, अगर इसकी सिफारिशों को लागू किया होता तो आज जो परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं कि आप ये देखिए कि एक अपराधी को, जो एक स्थानीय स्तर का अपराधी था, कोई बहुत बड़ा माफिया, बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर नहीं था, 60 मुकदमे उसके ऊपर जरूर दर्ज थे, लेकिन वो कानपुर तक सीमित था। एक 1993 में जब मुंबई बम विस्फोट हुआ था उमंग, तो NN वोरा थे पूर्व गृह सचिव, और इनकी जो है अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था चुनाव सुधार को लेकर के। और इस समिति ने 27 साल पहले ही अपनी सिफारिशें दे दी थी कि केंद्र सरकार संगठित अपराधियों, माफियाओं, नेताओं, पुलिस और प्रशासन के नौकरशाहों की साठगांठ को बेनकाब करे। और इसके बाद इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें साफ तौर पे ऐसी रिपोर्ट सौंपी थी, अगर उसकी सिफारिशों को लागू किया जाता तो आज परिस्थितियां बदली हुई होती। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सरकार को ये रिपोर्ट तो 3 महीने के अंदर पूर्व गृह सचिव ने तब दे दी थी, लेकिन सरकार ने इसे 2 साल तक सदन में पेश ही नहीं किया। बाद में विपक्षी दलों ने जब बहुत हो हल्ला किया तो 1995 में इसके कुछ अंशों को सार्वजनिक किया गया, जो सीधे तौर पर संगठित अपराधियों, नेताओं, पुलिस और नौकरशाहों की साठगांठ की ओर इशारा कर रहे थे। उसके बाद से लेकर 27 साल बीत गए हैं। हालांकि इस बीच जो भी सरकारें आई, कांग्रेस की सरकारें आई, भाजपा की सरकारें आई, देश की शीर्ष न्यायपालिका ने भी चुनाव सुधार को लेकर के तमाम आदेश दिए, लेकिन कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कार्यपालिका और विधायिका को जो है हस्तक्षेप नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री
और मुख्यमंत्रियों पर डाली कि वो अपनी अपनी पार्टियों और जो है जो दलों के प्रमुख हैं उनको लेकर के जो है मतलब अपराधियों को आप बाहर करें। लेकिन 70 साल के बाद भी एमएम बोहरा की जो समिति है वो कहीं ना कहीं आज भी अपने पूरे होने का जो है देख रही है कि उसकी सिफारिशों को आज तक लागू क्यों नहीं किया गया है। तो अगर वो सिफारिशें लागू होती उमंग, तो आज निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो राजनीति में अपराधीकरण है, जो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं अपराधी और संसद में पहुंच रहे हैं, आप लगातार अगर आंकड़े देखेंगे तो 2009 में 30% था, 2014 आया, उसके बाद उससे ज्यादा प्रतिशत बढ़ा, 2019 में 43% सांसद जो है बैठे हुए थे जिनके ऊपर आपराधिक मामले जो है देश की पंचायत में चल रहे थे। उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देश के सबसे बड़े राज्य में भी लगातार प्रतिशत अपराधियों का बढ़ रहा है जो माननीय बन बैठे हैं। आप देखें, तमाम गंभीर अपराध हैं, हत्याएं हैं, तमाम संगीन अपराधों के जो मुलजिम है वो भी आज जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों में बैठे हुए हैं। और ये प्रतिशत लगातार एडीआर भी अपनी रिपोर्ट सौंपता है, सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सभी दलों के मुखिया हो और चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे प्रधानमंत्री हो, ये जितने भी संवैधानिक लोग हैं ये खुद नहीं चाहते कि राजनीति से अपराधीकरण की समाप्ति हो। जिस प्रकार से देश से भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए जो है गंभीर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, उसी तरह राजनीति में अपराधीकरण को खत्म कराने के प्रति किसी भी प्रकार की गंभीर कार्रवाई आज तक देखने को उमंग नहीं मिली है। और फिलहाल जिस प्रकार से आप अपडेट की बात कर रहे हैं तो सुबह एक साथी जो है विकास दुबे का, उसको मार दिया गया है। विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है, अब तक का सबसे बड़ा इनाम बताया जा रहा है किसी भी अपराधी पर। और पुलिस अब तक अपने 8 साथियों की हत्या करने वाले को गिरफ्त में नहीं ले सकी, ये एक बड़ा सच है। हालांकि कल ये सूचना आई थी कि फरीदाबाद में विकास दुबे देखा गया था, उसके बाद जब वहां की पुलिस ने छापेमारी की तो वो फरार हो गया और उसका एक साथी संभवतः पुलिस की जो है गिरफ्त में भी आ गया है। तो पुलिस के पास कहने को है कि मकान गिरा दिया, कहने को है कि उसका एक साथी शामू वाजपेयी जो है गिरफ्तार हो गया, साथ में उसके जो करीबी लोग हैं उस पर हम नजर रख रहे हैं, तकरीबन 2000 से ज्यादा नंबरों को सर्विलांस पर रख रहे हैं। लेकिन राज्य दर राज्य, शहर दर शहर पुलिस भाग रही है, जांच एजेंसियां आई भी तक इस पूरे मामले में लगी हुई है। लेकिन अगर आप एक स्थानीय अपराधी को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो जो आतंकवादी देश में जो है देश की अखंडता को चुनौती देते हैं, सुरक्षा को चुनौती देते हैं, उस तक आप कैसे पहुंचते होंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है उमंग। बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा कि जिस प्रकार से शहर दर शहर पुलिस भाग रही है और ये अपराधी पुलिस से भागने में सफल हो रहा है, तो अभी भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को ये बहुत गहरे से सोचना होगा कि अभी भी अगर उनके आने से पहले विकास दुबे भाग रहा है तो उनको सबसे पहले अपने आप को सर्विलांस पे रखना होगा, अपनी पूरी पुलिस की जो फोर्स है उसके बारे में पूरी जानकारी ढंग से जुटानी होगी। कहीं ना कहीं अभी भी उसको कैसे ना कैसे सूचना मिल रही है। फिलहाल मनीष मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष जी, जिस प्रकार से राजनीति को आप अच्छे से समझते हैं और राजनीति में अपराधीकरण की आज हम बात कर रहे हैं, रेफरेंस हमारा विकास दुबे हो सकता है, लेकिन पिछला सारा घटनाक्रम पूर्व में कैसे क्या हुआ वो अभी मनीष श्रीवास्तव ने हमें बताया। आपसे हम जानना चाहेंगे कि सब कुछ पता होते हुए भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी इन अपराधियों को खत्म आखिर करना क्यों नहीं चाहते? मनीष मिश्रा जी। जैसा कि आपने कहा कि राजनीति में अपराधीकरण ये अब काफी अरसे से चल रहा है और चलेगा। उसका रीजन है उत्तर प्रदेश बिहार में कि जातीय समीकरण है। विकास दुबे के पीछे भी जातीय समीकरण है, कहीं न कहीं वो काफी अरसे बसपा सपा सब में उसने जातीय समीकरण के रूप में अपने को स्थापित किया, उसके परसेप्शन बना। तो आप कई ऐसे अपराधी हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो इस सरकार में भी बहुत मुख्यमंत्री के साथ या मंत्रियों के साथ मंच साझा करते हैं। आखिर क्यों? देखिए, अभी कुछ देर पहले एक पैनलिस्ट ने कहा कि हमारे सहयोगी हैं, पत्रकार ने कहा कि जनता की बहुत गलती है। आप उत्तर प्रदेश में ही गिनती करें कि जब 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए 309 सीटें बीजेपी को मिली, उसमें से 114 विधायक जो हैं जिन पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उन्होंने अपने हलफनामे में इस बात का जिक्र किया। 83 ऐसे हैं जिन पर संगीन अपराध है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अपराध को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? जो विधायक, जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होता है वो खुद ही अपराधी है। वो तमाम छोटे मोटे जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो छोटा छोटा गैंग बना के अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं,
उनका भी वो सहयोग लेता है। विकास दुबे के पास कहा जा रहा है कि 30,000 वोट बैंक था, यानी 30,000 वोट को चाहे जिस दल को चाहे जिस उम्मीदवार को चाहे वो उसके तरफ वो वोट पड़ता था। ऐसी स्थिति में विकास दुबे की कोई भी राजनेता क्यों छोड़ना चाहेगा? जी सवाल ये उठता है कि जनता भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को चुनती है, उनको विधानसभा में भेजते हैं। आप मुख्तार अंसारी का उदाहरण लीजिए, लगातार वो विधायक बने का आखिर क्या, उनके खिलाफ कितने बड़े संगीन अपराध दर्ज है, कितने बलवे, हत्या, अपहरण, सब चीज है। अमरमणि त्रिपाठी जिसके बाप आजीवन कारावास झेल रहे हैं, अमरमणि त्रिपाठी, वो भी दोबारा निर्वाचित होकर आप पहुंचा हुआ है। अतीक अहमद को देख ले, तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं। तो जनता क्यों नहीं गलती करती? क्या इन लोगों के खिलाफ अच्छे लोग खड़े नहीं होते? वो निर्दलीय ही सही, आखिर जनता क्यों नहीं चुनती है? तो सबसे बड़ी जो गलती अगर लोकतंत्र मानते हैं तो आम आदमी है। आम आदमी नहीं चाहता कि कोई अच्छा आदमी आए, और इसलिए अच्छे लोग राजनीति में प्रवेश करने से पहले एक बार अगर वो हिम्मत जुटाते भी हैं तो दोबारा वो फिर कोशिश नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी आम लोगों की जिम्मेदारी है। यहाँ भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज, अपराध बहुत ज्यादा था। 2007 में लोगों ने मायावती को ये सोच के उड़ दिया कि शायद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत होगी, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हुआ क्या? 3 सीएमओ की हत्या हुई, कई वरिष्ठ अधिकारी उसमें लिप्त पाए गए, कई पुलिस अधिकारी, संरक्षण सीएमओ, आपको याद होगा एक सीएमओ जेल के अंदर में अपनी 9 जगह नस काटता है अपने, फिर उसके बाद बेल्ट से अपने आप फांसी पर लटका के मर जाता है। ये संभव हो सकता है? जी। लखनऊ राजधानी है, यहाँ पे 2 सीएमओ को दौड़ा के मारा गया, बसपा का शासन था। और एनआरएचएम घोटाला हुआ, 5,000 करोड़ का घोटाला, आज तक सीबीआई जांच कर रही है, उसका कोई नतीजा। तो सवाल ये उठता है कि सभी सरकारों में इन अपराधियों को संरक्षण मिला है, इनको बचाया गया है। पुलिस भी जानती है कि इनको ऊपर से इनको संरक्षण है, अगर हाथ डालते हैं तो हमारा ट्रांसफर हो जाए। तो जब इस तरह के दबाव है तो कैसे संभव हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट है, एडीआर भी अपनी रिपोर्ट देती है कि तमाम 83 लोकसभा जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें तमाम रिपोर्ट रखे गए कि किस दल ने कितने अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को या जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं उनको उम्मीदवार बनाया है। तो राजनीतिक दलों को बैठ के सोचना होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कई बार जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करने की बात कही है, काम सरकार को करना है कि आपराधिक लोगों को की एंट्री ना हो। या 2014 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में जब चुनाव में लोकसभा चुनाव भाग ले रहे थे नरेंद्र मोदी जी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बार बार कहा करते थे कि जितने भी जनप्रतिनिधि संसद में लोग पहुंचे आपराधिक जिनके ऊपर मामले दर्ज है, उनके लिए अलग वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और उनको सजा दिलाए। क्या हुआ? 6 साल की सरकार हो गई, दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है केंद्र में। क्या गठित हुआ फास्ट ट्रैक कोर्ट इन आपराधिक लोगों को सदन से बाहर करने के लिए? नहीं हुआ। तो जब सीधी सी बात है कि इच्छा शक्ति नहीं है, केवल भाषण देना और घोषणा कर देने से अपराध नहीं खत्म हो जाता है। और सरकार को कड़ी नीति बनानी होगी। सरकार को, आप पहले मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि क्लीन जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है अपराधियों के खिलाफ, पुलिस विभाग को भी चलाना पड़ेगा अपने। आखिर क्यों, क्या कारण था कि 122 लोगों का ट्रांसफर किया गया है? आपको बता दें कानपुर में जो ताजा स्थिति है कि चौबेपुर थाने के पूरे स्टाफ को पुलिस लाइन में अटैच किया गया और नए स्टाफ को भेजा जाए। 122 पुलिसकर्मी को क्यों हटाया गया? इसका मतलब कि कितने बड़े पैमाने पर नेक्सस था विकास दुबे के साथ। इस बात पे विचार करना होगा कि पुलिस में भी सफाई की जरूरत है, पुलिस में भी कर्तव्यनिष्ठ लोगों की जरूरत है। तो जब तक नौकरशाही और राजनेताओं का और अपराधियों का गठजोड़ होगा, फिर कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि विकास दुबे जैसे लोग सक्रिय नहीं होंगे? बिल्कुल मनीष जी, आपने सही कहा कि अब नौकरशाही, राजनीति और अपराधियों का ये जो खतरनाक गठजोड़ है, ये इसी प्रकार का विकास देश में करते रहेंगे जिस प्रकार का हमें देखने को मिल रहा है। खैर, हमारे साथ में रमेश पुरोहित जी राजधानी जयपुर से लगातार बने हुए। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे राजनीति में अपराधीकरण के बारे में क्या कुछ आपकी राय है? रमेश जी। रमेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है उमंग जी। मनीष जी से मैं एक बात करना चाहता हूँ। मनीष जी, आपने कहा कि जनता जो है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही, लेकिन आपको बता दें कि जनता तो हर 5 साल में सरकार बदल रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश क्या, हर राज्य में लगभग ऐसा ही है कि वो तो हर साल, हर 5 साल में सरकार बदल देती है। चाहे केंद्र में हो, राजस्थान की बात करूं, यूपी की बात करूं, वो सपा से परेशान हुए, बसपा पे गए, बसपा से परेशान हुए, फिर सपा पे गए, सपा के बाद भाजपा पे आ गए। असल में सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। जितने भी नेता लोग हैं ये अंदर से अपने आप को जब माने, जैसा कि आपने कहा कि हाँ, इच्छा शक्ति की आवश्यकता इन राजनीतिज्ञों को है, जो बात तो करते हैं कि हम स्वच्छ छवि वाले नेता उतारेंगे। आप कह रहे हैं कि जनता उस व्यक्ति को वोट दे जो जिसकी की स्वच्छ छवि हो, लेकिन क्या आपको पता है, एक पार्टी जब किसी बाहुबली को उतारती है तो दूसरी पार्टी उससे किसी बड़े बाहुबली को ढूंढती है, तीसरी पार्टी उससे किसी बड़े बाहुबली को ढूंढती है, और वहां पर 3 बाहुबली एक साथ खड़े हो जाते हैं, और वहां पे जनता को उनमें से किसी एक को चुनना है। क्योंकि निर्दलीय अगर जो खड़ा होता है, कोई शरीफ आदमी, स्वच्छ छवि का व्यक्ति खड़ा होता है, तो उसे इन्हीं बाहुबलियों द्वारा वापस बैठा दिया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं अंदर खाने में जो कि हम देखते रहते हैं, हम समझते रहते हैं, पर उनके बारे में कुछ बोल नहीं पाते। हाँ, जनता की गलती ये जरूर है कि वो इन तीनों को करके नोटा जैसा भी कुछ चीज है उसे कर सके। एक बार जब जनता बाहर निकलेगी तब उन्हें एक बार करना पड़ेगा, वोटिंग प्रतिशत अपना बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर ये होता है, जैसा कि आपने कहा कि 30,000 वोट हैं किसी एक के पास में, और उस 30,000 वोट एक ही जगह पड़ गए तो सीधी सी बात है उसका कैंडिडेट जीत जाएगा। यहां पर जनता की गलती मैं मान सकता हूं कि वो किसी और व्यक्ति को के बंधे नहीं कि 30,000 वोट उसने कहा और 30,000 के 30,000 एक जगह जाके पड़ जाएं। लेकिन हाँ, जनता अपना काम कर रही है, हमारा लोकतंत्र सबसे मजबूत है, वो हर साल जनता सरकार बदल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, विडंबना ये है कि वो जिस पार्टी को लेके आ रही है वो पार्टी ही भ्रष्टाचारियों और अपराधियों से मिली हुई नजर आती है। क्या कहना चाहेंगे मनीष जी? देखिए, अभी जैसे उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि सभी 403 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं विधानसभा की, 403 सीटों पे 403 बाहुबली सभी दल खड़ा नहीं करते जी। आप भी जानते हैं कि 309 बीजेपी के सदस्य चुन के आए हैं, उसमें से 114 लोगों को एडीआर ने बताया था कि इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने अपने हलफनामे में भी इस बात का उल्लेख किया है। सवाल ये उठता है कि राजा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कितनी बार के विधायक हैं, अतीक अहमद इस बार वो हार गया, कितनी बार वो विधायक रहा है, मुख्तार अंसारी लगातार बीजेपी की लहर थी 2017 में, फिर भी वो विधायक निर्वाचित हुआ। उसका ही बड़ा भाई है गाजीपुर से वो सांसद चुना गया है 2019 के लोकसभा चुनाव में। वो कितना बड़ा, उसके खिलाफ कितने बड़े आपराधिक मुकदमे दर्ज है, कितना माफिया है, वो कितना बड़ा माफिया है सबको पता है। मनोज सिन्हा इतने अच्छे IITN हैं, क्यों हार गए? वो तो बीजेपी के उम्मीदवार थे, बाहुबली नहीं थे, उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे नहीं। ये तर्क देना मैं कतई सहमत नहीं हूं। जनता बिल्कुल चुनती है, जनता को अच्छा लगता है। क्या अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ सभी बाहुबली विधायक थे? मैं बता दूं मंग, 2017 में मैं चुनाव प्रचार में था विधानसभा के, और मैंने लगभग 390 से ऊपर विधानसभाओं को कवर किया है। उसमें मैं जब महाराजगंज में मनोज तिवारी के साथ चुनाव प्रचार के दौरान गया तो वहां पे एक जो उम्मीदवार थे बीजेपी के, पंकज त्रिपाठी, वो शिक्षक के बेटे थे और बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने खुलेआम कहा कि मेरे खाते में जी बिल्कुल। मनीष जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में मेरे को रोकना पड़ रहा है और इस चर्चा को हम अभी यहीं समाप्त करना चाह रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ में जुड़े तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।